हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक अनदर वीडियो में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। इससे पहले वाले टॉपिक्स को आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो आइए देरी ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरोनिक विलाई। तो इससे पहले की बात करें, अब जब स्पर्म और ओवम आपस में दोनों फर्टिलाइज होते हैं, दोनों फर्टिलाइज होने के बाद में जायगोट बनाते हैं। जायगोट के अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने से वो ब्लास्टोमियर बनाते हैं। फिर मॉरुलस स्टेज आती है, मॉरुलस स्टेज आने के बाद में आपकी ब्लास्टोसाइट स्टेज आती है, जिसके अंदर आपको दो टाइप की सेल देखने को मिलेंगी। एक जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोलते हैं। जो अंदर कुछ सेल्स का मास जो होता है उसे हम इनर सेल मास बोलते हैं। तो अब वहाँ पे देखते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट जो होती है, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब 7वें दिन यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, तो 7वें दिन इम्प्लांटेशन होने के बाद में जस्ट बाद में इम्प्लांटेशन होने के ट्रोफोब्लास्ट लेयर के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लग जाती हैं, जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कोरोनिक विलाई बोलते हैं। विच आर सराउंडेड बाई द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ये क्या काम करती हैं? ये जब एंड्रोमीट्रियम लेयर के अंदर एम्बेडेड हो जाती हैं, फंस जाती हैं और वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है, तो वहाँ पे इनके आसपास सराउंडेड में हमें यूट्राइन टिश्यू देखने का मिलेगा, यूट्रस के टिश्यू देखने को मिलेंगे और यूट्रस के टिश्यूओं के अंदर मैटरनल ब्लड होगा। द कोरोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिएटेड विद ईच अदर एंड jointly form a structure and functional unit between development embryo एंड मैटरनल ब्लड कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ये क्या काम करेंगी? जो कोरोनिक विलाई थी आपकी और जो मैटरनल ब्लड था यूट्राइन टिश्यू के अंदर, माता का जो ब्लड था, वो दोनों आपस में इंटरडिजिएटेड हो जाएंगे, वो दोनों आपस में फंस जाएंगे और दोनों जब एक दूसरे के साथ में जब ज्वाइन होंगे कोरोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, तो वहाँ से एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट बनेगी। जिस स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को हम जो नाम देंगे वो देंगे प्लेसेंटा। और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट दोनों के बीच में बनेगी मैटरनल बॉडी के मिलने से, और आपका एम्ब्रियो के डेवलप कुछ थोड़ा बहुत एम्ब्रियो का उसमें हिस्सा रहेगा। तो आपने देखा कोरोनिक विलाई एम्ब्रियो के अंदर बना था, एम्ब्रियो के ऊपर ट्रोफोब्लास्ट लेयर पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी थी, और आपका यूट्राइन टिश्यू, दोनों ने मिलकर के एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को बनाया, जिस स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को क्या नाम दे रहे हैं हम? प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाई द एम्ब्रियो। तो जो प्लेसेंटा होता है वो क्या सुविधा प्रदान करता है इनके लिए? ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता है बच्चे के अंदर, न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो के अंदर न्यूट्रिएंट भिजवाता है एम्ब्रियो के अंदर, एंड ऑल्सो रिमूवल कार्बन, और जो वहाँ से वेस्ट मटेरियल होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जो यूरिया वगैरह वेस्ट मटेरियल होंगे, उनको एम्ब्रियो से बाहर की तरफ प्रोड्यूस करवाएगा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्ब्रिकल कॉर्ड विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो दोनों के बीच में एक कनेक्शन होगा। वो कनेक्शन एक रॉड लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होगा, और जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अम्ब्लिकल कॉर्ड। जो अम्ब्लिकल कॉर्ड होगा वो क्या काम करवाता है? वो ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है सब्सटेंस को, जो ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स है उसको मदर से एम्ब्रियो के अंदर पहुंचाएगा, और एम्ब्रियो से वेस्ट मटेरियल को प्लेसेंटा में बाहर की तरफ पहुंचाएगा। तो वहाँ से ये काम करता है। इसके साथ साथ तो अम्ब्लिकल कॉर्ड आपको समझ में आ गया होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जो कि क्या काम करता है? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, केवल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाएगा एम्ब्रियो से मदर के अंदर, मदर से एम्ब्रियो के अंदर। अब बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हॉर्मोन्स। जो प्लेसेंटा होता है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। एंडोक्राइन टिश्यू क्या होते हैं? एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन रिलीज करने वाले टिश्यू। अब यहाँ पे आपका जो हार्मोन रिलीज करेगा, तो प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करने वाला टिश्यू भी बनता है। प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि आपका ये हार्मोन है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो सबसे पहले प्लेसेंटा से, जैसे ही प्लेसेंटा बनता है तो वहाँ से ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है।
ये हार्मोन आपका कोरोनिक विलाई जब बनता है तो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना, जिसे हम HCG बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके बाद आपका दूसरा हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ये हार्मोन भी प्लेसेंटा से रिलीज होता है। इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन भी प्लेसेंटा से रिलीज होते हुए देखे जाते हैं। इसके बाद इन दी लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, और लेटर फेज में प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम की बात करेंगे हम, जब प्रेगनेंसी के अंदर केवल 1-2 महीने रह जाते हैं तो उस टाइम पे उसको लेटर फेज बोलेंगे हम प्रेगनेंसी के। उस टाइम पर प्लेसेंटा से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या काम करता है? रिलैक्सेशन यूट्रस, रिलैक्सेशन जो होगा आपका सर्विकल कैनाल के अंदर और वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ये एक तरीके से उस ट्रैक्ट को रिलैक्स कर देगा वहाँ से, ताकि बेबी का जब ब्रथ होगा तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जो एक कैनाल जो रास्ता है जो ब्रथ कैनाल है वो स्मूथ बन जाए। तो इसलिए वहाँ की जो लेयर्स होती है उनको रिलैक्स कर देता है कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। इसके बाद आपका लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सेशन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो हार्मोन है आपके HCG, HPL जो प्लेसेंटा से रिलीज हो रहे थे, रिलैक्सिन, ये केवल वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्रोड्यूस होंगे। तो वो तो आपको सबको ही पता है कि जब प्लेसेंटा जब बन रहा है, प्लेसेंटा ही प्रेगनेंसी के टाइम पे बन रहा, तो ये हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज हो रहे हैं, तो ये भी आपके प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होंगे। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप समझने के लिए देखिए एक बार। ये जो डायग्राम है आपका, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा रखी हैं। ये पहले ये क्रोनिक विलाई और दोनों मैटरनल ब्लड यूट्राइन टिश्यू दोनों ने मिलकर के आपका प्लेसेंटा बनाया, प्लेसेंटा विलाई बोल रहे हैं हम। ये वाला स्ट्रक्चर आपका अम्ब्रिकल कॉर्ड का है और ये वाला आपका एम्ब्रियो है। यहाँ पे आपका योक सैक बना हुआ है और ये आपकी कैविटी दे रखी है यूट्रस की। तो ये कैसे बनता है? सबसे पहले मैंने बताया था आपको, ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं जिन्हें हम आउटर सेल बोलते हैं, और जो अंदर होती हैं जिन्हें हम इनर सेल मास बोलते हैं। तो जो बाहर वाली होती हैं ये कोरोनिक विलाई बनाती हैं सबसे पहले, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और जो इनर सेल मास होती हैं ये 2 टाइप की सेल पहले बनाती हैं। एक आपकी हो गई एपीब्लास्ट और दूसरी होती है आपकी हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एक चपाती की तरह, मतलब रोटी की तरह फूल करके एक अपनी कैविटी बना लेती है, जिस कैविटी को हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर आपका एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिससे हम एमनियोसेंटिक टेस्ट करते हैं, जिससे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर बेबी का पता लगा लेते हैं पहले कि वो बॉय है या फिर गर्ल है। दूसरा होता है आपका हाइपोब्लास्ट सेल। हाइपोब्लास्ट सेल वाली भी एक कैविटी बनाती है, वो भी इसी तरीके से रोटी की तरह फूल करके एक कैविटी बनाती है, और जिस कैविटी को हम बोलते हैं यॉक सैक। तो ये यॉक सैक कैविटी बनेगी आपकी। तो इसमें क्या काम करता है? ये एपीब्लास्ट सेल जो बाहर वाली आपकी ट्रोफोब्लास्ट थी, ट्रोफोब्लास्ट ने केवल प्लेसेंटा और अम्ब्रिकल कॉर्ड वगैरह की फॉर्मेशन करवाई है, और आपका जो इनर सेल मास था वहाँ से आपकी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट 2 टाइप की सेल बनेंगी। हाइपोब्लास्ट जो होती हैं वो डीजनरेट होने लगती हैं, और एपीब्लास्ट सेल जो होंगी वो 3 जर्म लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, जिन 3 जर्म लेयर के बारे में हम बात करेंगे आगे अभी। तो यहाँ पे आपका हार्मोन्स रह गए थे, आपके हार्मोन्स के बारे में। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर बताया कि जो आपका HCG, HPL और रिलैक्सिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन वुमेन के अंदर केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्रोड्यूस होंगे। इनके साथ साथ प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ और भी हार्मोन एडिशन होते हैं, कुछ और भी हार्मोन जुड़ते हैं, जैसे कि लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अब मैंने अभी बताया आपको प्लेसेंटा ने अपने हार्मोन रिलीज किए, तो प्लेसेंटा से अलग और भी जो फीमेल बॉडी के पार्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। आपका एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रोजन, ये जो दोनों हार्मोन है ये ओवरी से रिलीज होंगे। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज हुआ है, HCL, HPL, रिलैक्सिन, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन जो हार्मोन है प्लेसेंटा से आपका प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन भी थोड़ी मात्रा में रिलीज होते हैं, बट ये ज़्यादातर आपकी ओवरी से रिलीज होंगे। तो ये दोनों ओवरीन हार्मोन है। इसके साथ साथ आपका कॉर्टिसोल और आपका प्रोलैक्टिन, ये दोनों जो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं।
और जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आपका यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी अपना हार्मोन छोड़ रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना हार्मोन छोड़ रही है, ओवरी भी अपने हार्मोन छोड़ रही हैं प्रेगनेंसी टाइम पे, और प्लेसेंटा भी अपने कुछ हार्मोन छोड़ रही हैं। तो ये कुछ ईटीसी आपके कुछ एक्सेट्रा आपके हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड, ये जो मैटरनल ब्लड के अंदर इंक्रीज होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज असेंशियल फॉर सपोर्टिंग टू दी फीटल ग्रोथ। तो ये हार्मोन्स का जो इंक्रीज प्रोडक्शन जो हो रहा है ये फीटल की ग्रोथ के लिए, जो एम्ब्रियो होता है उसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं। और ये मेटाबॉलिक चेंज इन मदर एंड मेंटेनेंस प्रेगनेंसी, मेटाबॉलिक का मतलब जो केमिकल या फिर हार्मोनल, जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं मदर के अंदर, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में और जो फीटल है फीटल की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आपका इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद में आपको हार्मोन्स के बारे में बताया अभी मैंने। इसके बाद में मैंने बताया था जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो आपका प्लेसेंटा, कोरोनिक विलाई, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं। और इनर सेल मास जो होती है वो दो टाइप की सेल बनाती है आपकी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एक कैविटी बनाती है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं हम एमनियन फ्लूइड। और जो हाइपोब्लास्ट होती है वो एक कैविटी बनाती है जिसे हम यॉर्क सैक बोलते हैं। और आपका अब यहाँ से आपकी हाइपोब्लास्ट जो हैं वो डिजेनरेट होने लगेंगी धीरे धीरे, और एपीब्लास्ट जो हैं वो आपकी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी 3 जर्म लेयर के अंदर। तो वो एपीब्लास्ट सेल हैं आपकी जो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं 3 जर्म लेयर के अंदर। तो सबसे आउटर वाली जो जर्म लेयर बनेगी उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली लेयर जो बनेगी उसे बोलेंगे एंडोडर्म, और जो सबसे बीच में जो बीच में जो बनेगी दोनों के बीच में उसे हम बोलेंगे मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म ये 3 जर्म लेयर बनती हैं, और ये 3 जर्म लेयर पूरी बॉडी के लिए टिश्यू और ऑर्गन को बनाती हैं बच्चे की बॉडी के अंदर। इट नीड टू मेंशन हियर दैट इनर सेल मास कॉन्टेन सर्टेन सेल्स स्टेम सेल्स, और कुछ जो इनर सेल मासा होता है मतलब एपीब्लास्ट जो है उसके अंदर कुछ सेल जो होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं स्टेम सेल की। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल एक पोटेंसी सेल है। पोटेंसी का मतलब वो किसी भी टाइप का टिश्यू बनाने में, बहुत सारे टाइप का ऑर्गन बनाने में हेल्प करती हैं बॉडी के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्टोडर्म आपका क्या बनाता है, एंडोडर्म आपका क्या बनाता है, मीजोडर्म आपका क्या बनाता है। एक्टोडर्म की बात करेंगे तो एक्टोडर्म आपका नर्व्स टिश्यू को बनाने में हेल्प करेगा, और इसके साथ साथ स्किन सेल्स को बनाने में भी हेल्प करेगा। और एंडोडर्म जो है आपके इंटरनल जो ऑर्गन है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनको बनाने में हेल्प करेगा आपका एंडोडर्म। और जो मीजोडर्म है आपका मसल सेल्स बनाने में हेल्प करेगा, इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू बनाने में हेल्प करेगा, जैसे आपका ब्लड वगैरह है कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ये सारी जर्म सेल कौन सा किस ऑर्गन को बना रही है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ से बड़ा फीचर जो है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का, किस मंथ में, प्रेगनेंसी के किस मंथ में क्या क्या फीचर होता है, क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है, जो ह्यूमन मदर है उसकी जो प्रेगनेंसी टाइम है जो आपका 9 मंथ का होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, डू यू नो मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट एंड कैट्स। आप जानते हो कि डॉग के अंदर, एलिफेंट के अंदर, कैट के अंदर कितने मंथ की प्रेगनेंसी होती है, या फिर कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है। अगर हम डॉग की बात करें तो 57 से 65 दिन तक, और कैट की बात करें तो आपका 60 से 67 दिन तक। तो दोनों के अंदर मोस्टली आपका 60 से 65 दिन की प्रेगनेंसी मानी जाती है, 2 महीने की प्रेगनेंसी मानी जाती है। और एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट के अंदर 617 दिन की टोटल प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है आपका। ठीक है, तो आपका डॉग्स और कैट के अंदर 60 से 65 दिन, और एलिफेंट के अंदर 617 दिन। डॉग्स के अंदर वैसे फिक्स जो आपका है वो 57 से 68 दिन का है, कैट के अंदर आपका 58 से 65 दिन का है, फिक्स जो टाइम है दे रखा है। और आपका एलिफेंट के अंदर 617 दिन का है। इसके बाद आपका फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर देखेंगे हम, ह्यूमन बीइंग के अंदर हम पाया जाता है आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में ह्यूमन बीइंग के अंदर एम्ब्रियोज
हर्ट इज़ फॉर्म्ड, तो एम्ब्रियो का जो हर्ट होता है वो फॉर्म हो जाता है 1 महीने में। अगर हम पहले महीने की प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में जो हर्ट है वो कम्प्लीटली बन चुका होता है। हर्ट के बनने के बाद में अब द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाई लिसनिंग टू दी हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू दी स्टेथोस्कोप। तो फर्स्ट साइन जो है फीटस के ग्रो होने का हम पता लगा सकते हैं स्टेथोस्कोप के अंदर सुन करके, उसकी हार्ट बीट को सुन करके, केयरफुली उसको सुन करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई जो है बेबी के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर कोई ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। बाई दी एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ के एंड में प्रेगनेंसी में फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, फीटस के अंदर लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाते हैं। पहले केवल हर्ट बन रहा है, लिम्स और डिजिट डेवलप हो गई बाद में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इंटरनल ऑर्गन है वो क्यों नहीं बन रहे पहले, हाथ पैर क्यों बन रहे हैं पहले। हाथ पैर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हाथ पैर एक सिंपल ऑर्गन है, इनके अंदर ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ रहा है। अंदर के जो ऑर्गन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो उनके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो बाद में बनते हैं आपके। तो इनके अंदर ज़्यादा बाई द एंड ऑफ 12 वीक, और 12 वीक के बाद में आपको फर्स्ट ट्राईमेस्टर की बात करेंगे। 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राईमेस्टर बोलेंगे, दूसरे 3 महीने को सेकंड ट्राईमेस्टर बोलेंगे, तीसरे 3 महीने को थर्ड ट्राईमेस्टर बोलेंगे। तो पहले 12 वीक के अंदर मतलब 3 महीने के अंदर फर्स्ट ट्राईमेस्टर। मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, मोस्टली मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो सारे एम्ब्रियो के अंदर फीटस के अंदर कम्प्लीटली बन चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, जो लिम्स होते हैं, जो हाथ पैर होते हैं, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया बाहर वाले जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो भी बन जाते हैं, वो भी आपके वेल डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो 5वें महीने के लास्ट में हम देखेंगे जो फीटस है उसकी हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है, और उस मूवमेंट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फीटस जो है उसकी हेड पर और उसके जो हेड है उसकी बॉडी पर छोटे छोटे फाइन हेयर ग्रो होने लगी हैं। बाई द एंड ऑफ 24 वीक, और 24 वीक में या फिर सेकेंड ट्राईमेस्टर के एंड पर द बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर। तो 5वें महीने में उसके हेड पर बाल आए हैं, और उसने जो फीटस है उसने मदर के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट किया है, कोई ना कोई उसने हलचल की है। इसके बाद में लास्ट में देखेंगे 6th मंथ के लास्ट में आपके आईलिड सेपरेट हो जाएंगे और बॉडी पर छोटे छोटे हेयर्स ग्रो हो जाएंगे, एंड आईलेसेज आर फॉर्म्ड, और आईलेसेज भी बन जाएंगी। बाई द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड, और 6 महीने तक बेबी कंप्लीट बन चुका होता है। 6 महीने से लेकर के लास्ट मतलब थर्ड ट्राईमेस्टर के अंदर बेबी कंप्लीट डेवलप होता है, ओनली डेवलप होता है 3 महीने में, लास्ट 3 महीने में। तो 3 महीने में डेवलप होने के बाद में वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, और फिर डिलीवर हो जाता है, फिर बर्थ हो जाता है बेबी का। तो ये जब तक 9 मंथ की प्रेगनेंसी होगी, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जब तक 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होगी उस 9 मंथ की प्रेगनेंसी में आपका प्रोजेस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कंप्लीट प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने में आपका मेन हार्मोन है प्रोजेस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन मेन है आपका। जब तक प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता रहेगा तब तक डिलीवरी नहीं हो सकती। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद होगा तुरंत ही डिलीवरी के लिए साइन प्रोड्यूस हो जाएंगे एक न्यूरल सिस्टम के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के NCERT लाइन टू लाइन रीड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में आप अपना कोई भी टॉपिक पूछ सकते हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।